बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद गॉस जॉर्डन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। वही सेम कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। सेकेंड स्टेप इज हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था, जबकि गॉस जॉर्डन मेथड में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होता है और हम कैसे किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। स्टेप 3 में हम देखेंगे कि हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हम ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, लाइक दिस। यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया है और ये हमारे पास राइट साइड पे कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ दी फर्स्ट रो इज 2। तो हमने 2 को क्या करना है, 2 को हमने 1 बनाना है। 2 को 1 बनाने के लिए हम इस पूरी रो को यानी कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ओके, हम फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट रो यानी कि पिवट एंट्री के अलावा हमारे पास जो भी एंट्रीज हैं इस कॉलम में उनको 0 बनाएंगे। तो -3 को 0 बनाने के लिए हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऐड कर देंगे सेकेंड रो में। और -2 को 0 बनाने के लिए हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे थर्ड रो में, लाइक दिस। हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया है। अब हमें सेकेंड रो देखिए, हमें सेकेंड रो के फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यानी कि 1/2 को हमें 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, जब हम सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए, हमने ये पिवट एंट्री थी हमारे पास, ठीक है, 1। इसके अलावा सारी एंट्रीज यानी कि 1/2 और 2 को हमें बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए हम सेकेंड रो को, जिस पिवट एंट्री के अगेंस्ट हम एलिमेंट्स को 0 बना रहे होते हैं ना, हम उसी को यूज करते हुए उसको 0 बनाएंगे। अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से और ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और ऐड कर देंगे हम थर्ड रो में, ठीक है, लाइक दिस। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया है। अब देखिए थर्ड रो की बारी आती है। थर्ड रो में हमने फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यानी कि -5 को बनाना है 1। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से। जब हम थर्ड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब देखिए, अब हमने इसके अलावा सारी यानी कि -4 और 3 को हमने बनाना है 0। तो हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और ऐड कर देंगे सेकेंड रो में, लाइक दिस। ओके, अब ये हमारे पास बन गया है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब हम करेंगे इस इक्वेशन को राइट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और आप देखें ये बहुत सिंपल इक्वेशन, बहुत सिंपल मैट्रिक्स बन गया है। अब हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4/5, y इज इक्वल टू 13/5 एंड z इज इक्वल टू -1/5, लाइक दिस। ओके, ये हमारा बन गया है सोल्यूशन। अब हम देखते हैं
ये तो हमारे पास था यूनिक सोल्यूशन वाला केस। इस केस में हमारे पास हर रो में पिवट एंट्री आ रही थी, ठीक है, और पिवट एंट्री के अलावा हमारे पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं था किसी भी रो में, ठीक है। अब हम यहां देखें, अगर हमारे पास एचएलएन रिड्यूस एचएलएन फॉर्म इस तरह से बन जाए, अब देखिए ना, ये भी रिड्यूस एचएलएन फॉर्म है, फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन इन जीरो एंट्री, इसके अलावा बाकी सारी जीरो। फर्स्ट रो की सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है और बाकी दोनों जीरो। थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, इसके ऊपर वाली दोनों जीरो। तो ये रिड्यूस एचएलएन फॉर्म है। लेकिन जब हम इससे बनाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आप यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन हमारे पास 3 हैं। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 6 हैं, इक्वेशन हमारे पास 3 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 6 है और इक्वेशंस हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है। अब देखिए, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये पिवट एंट्री है, ये पिवट एंट्री है, ये पिवट एंट्री है, और कितने हमारे पास नॉन जीरो एंड नॉन यूनिटी, यानी कि 1 और 0 के अलावा हमारे पास यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे -8 आ रहा है। ये दोनों हमारे पास पिवट्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नॉन पिवट है, यानी कि 6 और 8, ठीक है, इनके साथ वेरिएबल है w और y, ये हमारे पास ये दोनों वेरिएबल कहलाएंगे फ्री वेरिएबल्स। और पिवट यानी कि 1 1 और 1, v x और z, ये वाले वेरिएबल्स हमारे पास कहलाएंगे बेसिक वेरिएबल्स या फिर लीडिंग वेरिएबल्स, ओके। इनके अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं वो फ्री वेरिएबल्स हैं, यानी कि w और y हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो हमारे पास पिवट एंट्रीज वाले वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनके अलावा सारे फ्री वेरिएबल्स हैं। क्यों फ्री वेरिएबल्स हैं? आप देखिए, यहाँ से हम z = 7 ये हमें मिल गया है। अब यहाँ से हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं लेकिन एक इक्वेशन है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स है लेकिन एक इक्वेशन है। हम इस केस में क्या करते हैं, हम y की वैल्यू अपनी मर्जी से चूज करते हैं। हमने y को क्या कहा है, फ्री वेरिएबल। y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं, हम 0 भी कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इट्स ओवर चॉइस। हम कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से y की चूज कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें z, x और y तीनों का आंसर मिल गया है। अब हम यहाँ पे अगेन फर्स्ट अगर इक्वेशन को देखें तो हमारे पास ये v जो है वो हमारे पास बेसिक वेरिएबल है। हम यहाँ पे w की वैल्यू अपनी मर्जी से चूज करेंगे और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह हमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए, जब हमारे पास यहाँ पे w और y के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम जब w की वैल्यू 0 चूज करेंगे या y की वैल्यू हम 0 चूज करेंगे, दोनों की वैल्यूज, तो हमारे पास एक अलग सोल्यूशन आएगा। जब हम इनकी वैल्यूज 1 2 अलग चूज करेंगे तो हमारे पास अलग सोल्यूशन आएगा। सो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं, ओके। जब भी हमारे पास फ्री वेरिएबल्स आ जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये केस है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम लास्ट देखें, लास्ट रो देखें तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 0 = 7, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब भी हमारे पास ये केस आ जाए कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाला, और ये हमारे पास है कौन सा मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो लास्ट रो है ये 0 हो जाए जबकि कांस्टेंट मैट्रिक्स की लास्ट रो 0 ना हो, 0 = 7 वाला केस बन जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे हम कहते हैं वी हैव नो सोल्यूशन, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ओके। यहाँ पे हमारे पास नो सोल्यूशन का केस है। आई होप आपको गॉस जॉर्डन मेथड की अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट इट
You can ask in the comment section below. Thank you so much.